गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दौड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है 1950 के भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि भारत का संविधान तैयार करने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 मास 18 दिन का लंबा समय लगाकर भारत के एक नए संविधान का निर्माण किया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पास कर दिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। तो इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। आइए अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में जोड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण है। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को इस प्रस्तावना के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। संविधान की मूल प्रस्तावना कुछ इस प्रकार से है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एजेंट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। इस प्रकार हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। नंबर 2 पर है निर्मित, लिखित एवं विश्व में सर्वाधिक व्यापक संविधान। नंबर 2 है निर्मित, लिखित एवं विश्व में सर्वाधिक विस्तृत संविधान।
एवं विश्व में सर्वाधिक व्यापक संविधान है। तो भारतीय संविधान एक निर्मित तथा लिखित संविधान है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। डॉक्टर आइवर जेनिंगटन के अनुसार भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत के मूल संविधान में कुल 395 धाराएं, 22 भाग हैं और 9 अनुसूचियां हैं। तो इस प्रकार हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान माना जाता है। नंबर 3 है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता मानी जाती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। अब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है और वह अपनी विदेश नीति स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारित कर सकता है। लोकतांत्रिक गणराज्य, तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य माना जाता है। भारत में राज सत्ता जनता के हाथ में ही निहित होती है। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन कार्य चलाते हैं। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले प्रत्येक पुरुष या स्त्री को वोट देने का अधिकार है। इस प्रकार भारत में सरकार का निर्माण जनता के द्वारा होता है और जनता के द्वारा ही इसे बदला जा सकता है। तो इस प्रकार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक राज्य है। इसी प्रकार गणराज्य, इसका अर्थ है कि भारत एक गणराज्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे देश के सर्वोच्च अधिकारी अर्थात राष्ट्रपति का जो पद है पैतृक या वंशानुगत नहीं होता, बल्कि इसका जो निर्वाचन है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। यद्यपि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य है, परंतु इसकी सदस्यता से भारत की प्रभुसत्ता पर या उसके गणतंत्रात्मक स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार 4 नंबर है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुसार भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म एक समान हैं। राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है, अर्थात भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां सभी धर्मों के लोगों को अपना अपना धर्म चुनने की, उपासना करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, न ही राज्य धर्म के मामले में नागरिकों के साथ
किसी भी प्रकार का भेदभाव करते हैं। तो इस प्रकार संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और पूजा की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सरकारी नौकरियों और पदों के बारे में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। योग्यता के आधार पर प्रतियोगिता प्रणाली के द्वारा सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित किए जाते हैं और सभी संप्रदायों और धर्म के लोग योग्यता के आधार पर ही उच्च पद प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की यह एक मुख्य विशेषता मानी जाती है कि यह भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां सभी धर्मों के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना। संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना तो संविधान के द्वारा भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, उसके पास केवल नाममात्र की शक्तियां ही होती हैं। शासन की वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में ही निहित होती हैं, जो कि संसद के प्रति ही उत्तरदायी हैं। केंद्र व राज्य दोनों ने ही संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। केंद्र में राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल केवल संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं और वे अपने अपने उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर ही कार्य करते हैं। मंत्रिमंडल व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाने का कारण यह था कि संसदात्मक शासन प्रणाली की क्रियान्वित सरल होती है और भारत के लोग ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संसदात्मक शासन प्रणाली के सिद्धांत और व्यवहार का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। अतः भारतीय संविधान की यह एक मुख्य विशेषता मानी जाती है, वह है संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था। संविधान के अनुसार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। इसमें संघात्मक शासन की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न करके केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी है, जो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। संविधान लिखित है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक बनाया गया है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र व राज्यों के मध्य उत्पन्न संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। भारत के संविधान में संघात्मक होते हुए भी इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जिनसे इसका झुकाव एकात्मक शासन प्रणाली की ओर स्पष्ट होता है।
उदाहरण के लिए एकहरी नागरिकता, एकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, संसद के द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार। इसी प्रकार राष्ट्रपति संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत संकट काल की घोषणा के द्वारा स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था के रूप में बदल सकता है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की विशेषता एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट है कठोर और लचीलेपन का समन्वय। कठोर और लचीलेपन का समन्वय। भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का समन्वय माना जाता है। संविधान में कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन करने के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का बहुमत तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया काफी जटिल होती है। इस दृष्टि से संविधान कठोर है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, संघ और इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन, राज्य के संसद में प्रतिनिधित्व इत्यादि में संशोधन की उपयुक्त प्रणाली कठिन होती है। संविधान की अधिकांश शेष धाराओं में संशोधन के लिए संसद के कुल सदस्यों का स्पष्ट बहुमत व उपस्थिति सदस्यों का 2/3 बहुमत दोनों होने आवश्यक हैं। दूसरी ओर संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें संसद साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकती है। उदाहरण के लिए नवीन राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन, भारतीय नागरिकता के अर्थ में परिवर्तन आदि के विषय में संशोधन के लिए केवल साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है। इस दृष्टि से भारतीय संविधान एक लचीला संविधान भी माना जाता है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान कठोर और लचीलेपन का समन्वय माना जाता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अमेरिका, आयरलैंड आदि के संविधानों की भांति भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसा कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इन अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। नागरिकों के मौलिक अधिकार पूर्णतः सीमित एवं अनियंत्रित नहीं है। संविधान द्वारा इन्हें मर्यादित किया गया है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य
42वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य का भी समावेश किया गया है। तो इस प्रकार नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं, जिनमें नंबर 1 है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का वह आदर करें। नंबर 2 स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करें। नंबर 3 भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और इसे बनाए रखें। 4 नंबर देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5 नंबर भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना रखें। 6 नंबर हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझें और इसका संरक्षण करें। 7 नंबर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। 8 नंबर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। 9 नंबर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। 10 नंबर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के लिए प्रयास करें। और 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाए। तो इस प्रकार 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के 4थे अध्याय में राज्य के नीति के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तत्वों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। इन्हें ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। ये केंद्र और राज्य के पथ प्रदर्शक हैं। ये नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए हर प्रकार के आदर्श या निर्देश होते हैं, जिनका पालन करना व्यक्तियों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। ये सिद्धांत मौलिक अधिकारों की भांति न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व देश में शासन के मूलभूत आधार होंगे, परंतु उन्हें किसी न्यायालय के द्वारा बाध्यता नहीं दी जाएगी। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत में एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य एवं सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता भारतीय संविधान की विशेषताएं मानी गई है। तो भारतीय संविधान के द्वारा भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं।
जैसे कि न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होना, न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन में कमी न हो सकना और न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका के द्वारा विचार न कर सकना आदि। तो न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता भारतीय संविधान की विशेषता मानी गई है। इसके अलावा अन्य प्रमुख विशेषताएं भी हैं भारतीय संविधान की, जैसे कि स्वतंत्र अभिकरण, वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र अभिकरण, वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों की विशेष व्यवस्था, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्ग की विशेष व्यवस्था, संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायपालिका की सर्वोच्चता में समन्वय, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श तथा सामाजिक समानता की स्थापना, सामाजिक समानता की स्थापना। इसके अलावा एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था, एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था तथा विश्व शांति का समर्थन, विश्व शांति का समर्थन आदि भारतीय संविधान की अन्य प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।